सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय में देखा जाए तो हिटलर दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर हुआ करता था और नाजी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी। उस समय में हिटलर को अजय माना जाता था। हिटलर किसी भी देश पे हमला करता था तो उसे जीत कर ही मानता था। उदाहरण के लिए उस समय का सबसे ताकतवर देश में से एक फ्रांस को हिटलर ने मात्र कुछ ही हफ्तों में हरा दिया था और ये अपने आप में देखा जाए तो कुछ चमत्कार से कम नहीं है। इतनी ताकतवर नाजी सेना सेकंड वर्ल्ड वॉर में कैसे हार गई, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो है ऑपरेशन बारबरोसा। ऑपरेशन बारबरोसा के अंतर्गत देखा जाए तो हिटलर का प्लान था कि वो पूरे के पूरे सोवियत यूनियन को कॉलोनाइज कर लेंगे, उस पर अपना कंट्रोल कर लेंगे और सोवियत यूनियन के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके वो फर्दर दुनिया के और काफ़ी सारे ताकतवर देश जैसे कि यूके और अमेरिका को इन्वेड करेंगे। क्या होता दोस्तों अगर ऑपरेशन बारबरोसा जो कि हिटलर का प्लान था ये सक्सेसफुल हो जाता, तो आज के दुनिया पे उसका क्या प्रभाव पड़ता और क्या ऑपरेशन बारबरोसा को सक्सेसफुल करने के बाद सोवियत यूनियन को जीतने के बाद क्या नाजी जर्मनी जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाता या फिर हार जाता, क्या होता, इस विषय में काफ़ी डिटेल में आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कल की बात है, तो सोच टाइम का ये आधुनिक और इंटरेस्टिंग शो आपको देखने को मिलता रहेगा, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करें और फटाफट जानते हैं क्या होता अगर ऑपरेशन बारबरोसा सक्सेसफुल हो जाता। हिटलर अगर सक्सेसफुली सोवियत यूनियन को जीत लेता तो क्या वर्ल्ड वॉर 2 पे इसका प्रभाव देखने को मिलता। दोस्तों अगर बात करें सबसे पहले एडोल्फ हिटलर के युद्ध नीति को लेकर, एडोल्फ हिटलर का जो युद्ध नीति था वो काफ़ी खतरनाक हुआ करता था। एडोल्फ हिटलर एक साथ ही लाखों सैनिक टैंक को मोबिलाइज करता था किसी भी देश पे और ये हमला इतना ताकतवर होता था कि कोई भी देश इसका सामना नहीं कर सकता है। कुछ इसी तरीके का पैटर्न जो है चंगेज खान और नेपोलियन भी अपनाते थे और वो इन्हीं तरीके को फॉलो करके दुनिया के किसी भी देश को जीत जाया करते थे उस समय में। और सेम यही टेक्निक को हिटलर भी क्या करता था, जिसको मैं आपको बता दूं हिटलर जो है वो काफी सक्सेसफुली तरीके से इस्तेमाल करके दिखाया था पूरे दुनिया को फ्रांस के अंदर में, जहां पे मात्र 6 हफ्ता में ही फ्रांस जैसे ताकतवर देश को एडोल्फ हिटलर ने अपने कब्जा में कर लिया और फ्रांस के राजधानी पेरिस पे नाजी सेना ने मार्च करके दिखाया था सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही। 22 जून 1941 को हिटलर ने आदेश दिया ऑपरेशन बारबरोसा के लिए। हिटलर का सबसे बड़ा मंसूबा था और यहाँ पे ये हिटलर का सबसे बड़ा सैन्य अभियान भी था। इसके लिए हिटलर ने लगभग 30 लाख सैनिक, 3000 टैंक, 2000 से अधिक एयरक्राफ्ट और उसी के साथ साथ यहाँ पे 2.5 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे आर्टिलरी और 6 लाख के करीब व्हीकल और वहीं पे मैं आपको बता दूँ 8 लाख के करीब यहाँ पे घोड़ा को जो है वो इस ऑपरेशन के लिए जो यहाँ पे चुना गया था और जिनको इकट्ठा करके ऑपरेशन बारबरोसा की शुरुआत 22 जून 1941 को सोवियत यूनियन के ऊपर में कर दिए। तब ये खबर जोसेफ स्टालिन तक पहुंचा तो जोसेफ स्टालिन को इस बात को सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ कि नाजी जर्मनी जो है सोवियत यूनियन पे हमला कर दिया है। मैं आपको बता दूं स्टालिन को इस बात का यकीन तो था कि एडोल्फ हिटलर जो है हमला करेगा, लेकिन इतना जल्दी हमला करेगा इसको लेकर एडोल्फ हिटलर को विश्वास नहीं था, क्योंकि उस समय में जो है फ्रांस का इन्वेजन सक्सेसफुल हुआ था लेकिन ब्रिटेन के साथ जो है एडोल्फ हिटलर यानी नाजी जर्मनी का जंग जो है चल ही रहा था और ये जंग अभी तक खत्म नहीं हुआ था। और इसी कारण से मैं आपको बता दूं जब ये ऑपरेशन बारबरोसा शुरू हुआ उससे एक दिन पहले तक जो है यानी 21 जून तक जो है यहाँ पे कोयला जो है सोवियत यूनियन से नाजी जर्मनी तक पहुँच रहा था। और इसी कारण से मैं आपको बता दूं जब ये स्टालिन को बात पता चला तो स्टालिन को बिल्कुल विश्वास ही नहीं हुआ कि हमला कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे हिटलर का सीधा प्लान था कि वो सबसे पहले यहाँ पे सोवियत यूनियन के जो इंडस्ट्रियलाइज सिटी है जिनका नाम था स्टालिनग्राड उस पर हमला करेंगे, उसके साथ साथ ये लेनिनग्राड पे हमला करेंगे और उसके बाद मॉस्को पे हमला करेंगे। विलियम विटरहॉली के नेतृत्व में लेनिनग्राड यानी कि आज के समय का सेंट पीटर्सबर्ग शहर पे एडोल्फ हिटलर का प्लान था और यहाँ पे जो है काफ़ी तेज़ी से हमला किया गया। बात करें यहाँ पे सेंटर यानी मॉस्को के लिए तो मॉस्को के लिए हिटलर ने
फ्रीडरिक वॉन वॉक को चुना गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक एक्सपीरियंस जनरल थे जिन्होंने फ्रांस के अभियान में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाया था और इसी कारण से इनको मॉस्को इन्वेजन के लिए बनाया गया था जनरल, जो कि पूरे के पूरे मॉस्को इन्वेजन को लीड कर रहे थे। और यहाँ पे बात करें आखिरी अभियान का जो प्लान था, जिनको गॉन वॉन रूसेन जो है वो नेतृत्व कर रहे थे, जिनका प्लान था कीव और स्टालिनग्राड पे कब्जा करना। उस समय में सोवियत यूनियन का फाइनेंशियल पावर माना जाता था स्टालिनग्राड को, और वहीं पे इकोनॉमिक कैपिटल अगर बात करें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है लेनिनग्राड का हुआ करता था। हिटलर का सबसे पहले प्लान के अंतर्गत यही था कि वो यहाँ पे सबसे पहले जो है सोवियत यूनियन के जो संसाधन वाले जगह सब जहाँ पे कीव और क्रेमिया की रीजन है उन पे कब्जा करेंगे, उसके बाद लेनिनग्राड पे और फिर मॉस्को पे भी इवेंचुअली काफ़ी बड़ा हमला करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहीं पे सबसे बड़ा गड़बड़ी हुआ जब यहाँ पे एडोल्फ हिटलर जो है वो सारा का सारा ताकत शुरू में जो कि क्रीमिया के रीजन में यानी कि स्टालिनग्राड की तरफ लगाए थे, जहाँ पे काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ था। स्टालिनग्राड का इतना खतरनाक युद्ध हुआ था कि उस समय में एक जर्मन सोल्जर ने अपने घर पे चिट्ठी लिखा है, जहाँ पे बताया कि जैसे ही स्टालिनग्राड में रात होता है तो शहर के सारे कुत्ता जो है मॉस्को रिवर को पार करके दूसरी तरफ जाते हैं और दिन भर यहाँ पे बमबारी होता है। यानी कि इस शहर में अब इंसान तो इंसान, जानवर भी सुरक्षित नहीं था। आप लोग सोच सकते हैं कि उस समय में कितना बड़ा जंग हुआ था। और यहीं पे जो है सबसे ज़्यादा कैजुअलिटी भी देखने को मिला था सोवियत यूनियन का और यहाँ पे नाजी जर्मनी का भी। और कहीं ना कहीं माना जाता है कि इसी कारण से पूरा का पूरा युद्ध जो है पलट गया। जो नाजी सेना इतना ताकतवर हुआ करते थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। अगर यहाँ पे हिटलर डायरेक्ट फ्रांस की तरह सीधे सीधे मॉस्को पे पूरे के पूरे टारगेट करता है, जहाँ पे मॉस्को को इन्वेज करना है, तो यहाँ पे बहुत चांस था कि हिटलर जो है सक्सेसफुली मॉस्को को इन्वेड कर लेता। अगर मॉस्को सक्सेसफुली इन्वेड हो जाता तो कहीं ना कहीं जो है सोवियत यूनियन में रहने वाले लोग हैं, सैनिक है, उनके मोरल पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता और उसके बाद जो है सोवियत सेना काफ़ी तेज़ी से पीछे भी हो सकते थे। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो समय चुना गया था वो भी गलत था, क्योंकि काफ़ी जो है जो इस समय में जहाँ पे युद्ध को चुना गया था उसके काफ़ी करीब यानी कि लगभग जून में युद्ध का प्लान किया गया था। वहीं पे आपको बता दूँ रसिया में अगस्त सितंबर से ही आपको ठंड देखने को मिल जाता और इसी कारण से यहाँ पे जो समय चुना गया था वो भी काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि नेपोलियन जैसे काफ़ी महान योद्धा भी, एडोल्फ हिटलर जैसे काफ़ी ताकतवर वॉर जनरल भी सोवियत यूनियन को अगर नहीं जीत पाए तो इसके पीछे कारण एक ही है, वो है सिर्फ और सिर्फ रसिया का ठंडी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ये बात जानते होंगे कि रूस काफ़ी ठंड जो है बड़ा देश है, जहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ठंड बढ़ जाने के कारण से जो है नाजी सेना का जो मोबिलाइजेशन था काफ़ी स्पीड में वो जो बढ़ते थे। उनका जो प्लान था, उनका जो ये काफ़ी बड़ा एक मिलिट्री टेक्टिक था जिसके तहत वो लाखों में सैनिक टैंक को मोबिलाइज किया करते थे और एयर डिफेंस से जो है प्रोटेक्शन देते थे और काफ़ी आसानी से किसी भी देश को जीत जाया करते थे। ये प्लान बिल्कुल ही वहाँ पे फेल होना शुरू हो चुका था, क्योंकि टैंक जो है बर्फ में काफ़ी तेज़ी से जमने लगा था और यहाँ पे कहीं ना कहीं सप्लाई चेन का भी समस्या देखने को मिलने लगा था। अगर सक्सेसफुली हिटलर अगर विंटर से पहले मॉस्को को अगर जीत जाता तो कहीं ना कहीं ये बहुत चांस था कि यहाँ पे जो है सोवियत यूनियन को सक्सेसफुली हिटलर इन्वेड कर लेता। लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें दूसरा विश्व युद्ध को जीतने का, तो यहाँ पे ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि उस समय तक अगर देखा जाए तो अमेरिका पे भी हमला हो चुका था जापान के द्वारा। उसके बाद अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में कूद जाता और उस समय मैं आपको बता दूं अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहा होता, जो कि सक्सेसफुली अगर कंप्लीट हो जाता, जैसे कि हम जानते हैं कंप्लीट हुआ था। अगर ये सक्सेसफुली न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता तब तो दुनिया में कुछ अलग होता, लेकिन अगर ये सक्सेसफुली जिस तरीके से कंप्लीट हुआ है उसी तरीके से अगर कंप्लीट होता तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे पूरी दुनिया में चेंजेस देखने को मिल सकता था, क्योंकि नाजी जर्मनी पे फिर अमेरिका जो है न्यूक्लियर बम गिराता, जापान पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा जो था जर्मनी ही था कहीं ना कहीं पूरे विश्व युद्ध में देखा जाए तो। और यहाँ पे जो है नाजी जर्मनी पे न्यूक्लियर बम गिराया जाता और फिर परिणाम वही होता जो हम लोग आज के समय में जापान का देखते हैं, यानी कि आज का भविष्य पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, अगर नाजी जर्मनी जो कि हिटलर का भी न्यूक्लियर बम का प्रोग्राम था, ये अगर सक्सेसफुल टेस्ट हो जाता तो कहीं ना कहीं आपको आज के समय में जो है सिग्निफिकेंट पोर्शन पे दुनिया पे जो है आपको नाजी जर्मनी का कब्जा देखने को मिलता। अगर अमेरिका से पहले नाजी जर्मनी न्यूक्लियर बम का टेस्ट कर लेता तो शायद आज पूरी दुनिया में जो है
जो है नाजी जर्मनी ही सुपर पावर होता, क्योंकि उसके बाद वो लंदन और वाशिंगटन डीसी पे जरूर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया पे उसका ही कब्जा होता है। और हो सकता है कि आज का समय का भारत जो है या जापान का या जर्मनी का एक कॉलोनी होता है, या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत यहाँ पे भारत को थोड़ा सा ऑटोनोमस देख के और नाजी जर्मनी के अंतर्गत ही रखा जाता है, जिस तरीके में आपको आज के समय में जापान देखने को मिल जाता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप सोच टाइम में पहली बार आए तो सोच टाइम को जरूर सब्सक्राइब करें। होता क्या ये तो वक्त ही बताता, लेकिन यही सब कुछ कारण है जो हो सकता था। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सोच टाइम को जरूर सब्सक्राइब करें इसी प्रकार का वीडियो भविष्य में देखने के लिए।